हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज ऑफ द ऑब्स्टेटिक्स। एंड आज के हम सेशन में पढ़ेंगे अबाउट द कार्डियक डिजीज इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो कार्डियक डिजीज इन द प्रेगनेंसी पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्डियक चेंजेस क्या क्या होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो सबसे पहले हीमोडायनेमिक चेंजेस देखेंगे तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, क्या बढ़ता है प्रेगनेंसी में? ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। प्रेगनेंसी में कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और प्रेगनेंसी में हार्ट रेट बढ़ती है, जो मैं ऑलरेडी मेरे पुराने वीडियो में एक बार बता चुकी हूँ। इसके अलावा सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर, ये दोनों क्या होते हैं? कम होते हैं। अब बात करते हैं बीपी की। तो बीपी एक्चुअल में सबसे जो लोवेस्ट होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है, अप्रोक्सीमेट 28 से 32 वीक पर। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कार्डियक आउटपुट भी मैक्सिमम कब होता है, तो कार्डियक आउटपुट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है अपने 32 वीक के अराउंड। तो जो सबसे ज़्यादा, वो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो सबसे ज़्यादा रिस्की पीरियड होता है जहाँ पर हार्ट फेलियर हो सकता है, वो होता है पोस्टपार्टम का पीरियड। अब देखो, ऐसी कौन कौन सी कार्डियक डिजीज है जिसके अंदर प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी गई है। ठीक है, तो डब्ल्यू ने कुछ क्लासेस दे रखी है, तो उसमें से फोर्थ क्लास जो है जिसके अंदर जितनी भी डिजीज आती है उसके अंदर प्रेगनेंसी क्या मानी गई है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इसमें कौन कौन सी डिजीज आती है? तो देखो, यदि किसी ऐसी वुमन है जिसको है ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, किसी को यदि सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है, या सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस है। सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस के साथ में यदि उस पेशेंट को एरोटिक स्टेनोसिस है, पल्मोनरी अगेन हाइपरटेंशन है और आइसेनमेंगर सिंड्रोम है, इन सारे ही कंडीशन के अंदर डब्ल्यूएचओ ने ये बोला है कि इस पेशेंट में, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में, प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि ऐसी कौन सी हार्ट डिजीज है जिसमें सबसे ज़्यादा मोटिलिटी है, तो वो है आइसेनमेंगर सिंड्रोम। इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मोटिलिटी इसी कंडीशन में देखने को मिलती है। यदि ये पूछा जाए कि कौन सी हार्ट डिजीज है जो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी में होती है, तो वो होती है रूमेटिक हार्ट डिजीज। और रूमेटिक हार्ट डिजीज में भी कौन सी वाली सबसे ज़्यादा होती है? मिट्रल स्टेनोसिस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी के अंदर शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ प्रेजेंट हो सकती है, पर प्रेगनेंसी में यदि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव डिस्निया है, हिमेप्टाइसिस है या पल्मोनरी एडिमा है, ये सारी कंडीशन इंडिकेट करती है कि पेशेंट में क्या है? हार्ट प्रॉब्लम है। अब इसको मैनेज कैसे किया जाता है? तो प्री कंसेप्शनल पेशेंट को पहले काउंसलिंग देनी है। इसके अलावा एनीमिया अवॉइड करना है, पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। यदि किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस हम क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में बेटा हम देते हैं लॉबेटालॉल। इसके अलावा इन द केस ऑफ यदि किसी को माइट्रल स्टेनोसिस है या पल्मोनरी एडिमा हो रखा है, तो उस कंडीशन में आप डायूरेटिक दे सकते हो। जनरली फॉर द एंटी हाइपरटेंशन डायूरेटिक नहीं दी जाती, बट इन द केस ऑफ यदि किसी को लगता है कि उसको पल्मोनरी एडिमा है, तो उस कंडीशन में हम डायूरेटिक दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कभी भी वॉल्व के रिप्लेसमेंट नहीं करते और वॉल्व के लिए कोई सर्जरी जनरली नहीं प्लान की जाती है प्रेगनेंसी में। बट इन केस यदि करनी भी पड़े तो हम सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं। कब करते हैं? सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं। और कौन सी सर्जरी प्रीफर करते हैं वॉल्व के लिए? बैलून वेल्वोटॉमी। अब यदि बात की जाए कि कौन किस टाइप की डिलीवरी प्रीफर की जाती है, तो जनरली हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी प्रीफर करते हैं कार्डियक डिजीज के अंदर। और यदि हमको एनेस्थीसिया देना है तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो होता है वो सेफ होता है। इसके अलावा हम असिस्टेड डिलीवरी, मतलब आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट में भी बेटर ऑप्शन जो होता है वो है फोर्सेप। ठीक है, मिथार्जिन जो होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ऑक्सीटोसिन आप दे सकते हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि आपसे ये पूछा जाए कि हार्ट डिजीज इन द प्रेगनेंसी, कौन कौन सी हार्ट डिजीज है जिसके अंदर प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो सबसे पहले तो देखो, ये डब्ल्यूएचओ ने जो क्लासिफिकेशन दी है ना, ये सारे ही क्लासिफिकेशन के अंदर हार्ट डिजीज के अंदर प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इन केस यदि आपको याद नहीं रहे एग्जाम के पर्पज से, तो इतना याद रख लेना कि एग्जाम के अंदर ऑप्शन में जहां जहां आपको अरोटा इन्वॉल्व होता है उन सब में प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फॉर द एग्जाम्पल, यदि आपको एग्जामिनर ऐसा बोलता है एरोटिक स्टीनोसिस है, या फिर यदि आपको ऐसा बोल रखा है कि मार्फन सिंड्रोम है, बट उस मार्फन सिंड्रोम में क्या इन्वॉल्व हो चुका है? अरोटा इन्वॉल्व हो चुका है। इन सारी ही कंडीशन में प्रेगनेंसी क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब दूसरा क्वेश्चन यदि ऐसे भी आ सकता है कि ऐसी कौन कौन सी हार्ट डिजीज होती है जिसके अंदर पेशेंट में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है? क्या किया जाता है? सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, सिजेरियन सेक्शन किस किस के अंदर करेंगे? यदि किसी, इसको लिए भी सिंपल सा मिनोमिक आपको ऐसे याद रखना है, जिस जिस के अंदर अरोटा वर्ड आता है उन सब में क्या किया जाएगा? सिजेरियन सेक्शन। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि किसी पेशेंट को एरोटिक स्टीनोसिस है। क्या है? एरोटिक स्टीनोसिस है, बट कैसा एरोटिक स्टीनोसिस है? सीवियर। दूसरा, यदि किसी को एरोटिक एन्यूरिज्म है, क्या है? एरोटिक एन्यूरिज्म है, तो भी उस कंडीशन में भी हमको क्या करना पड़ेगा? सिजेरियन सेक्शन।
नेक्स्ट यदि पूछा जाए किसी पेशेंट में मार्फन सिंड्रोम है, कौन सा सिंड्रोम है? मार्फन सिंड्रोम है और उसमें अरोटा इन्वॉल्व है, तब भी हम क्या करते हैं? सीएस करते हैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ पढ़ाई थी कि यदि किसी पेशेंट के अंदर वारफेरिन चल रही है, क्या चल रही है? वारफेरिन चल रही है और पेशेंट आपके पास लेबर के टाइम पे आता है, तो उस टाइम के अंदर भी हमको क्या करना पड़ेगा? सीएस सेक्शन। एक्चुअली वारफेरिन के टाइम में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, नो डाउट। पेशेंट ये एंटीकोगुलेंट है तो पेशेंट में सीएस यदि करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा रहेगा। बट एक्चुअल में हम सिज़ेरियन सेक्शन मदर के लिए नहीं, बच्चे के लिए करते हैं, बिकॉज़ कि वारफेरिन जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और यदि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है तो बच्चे के अंदर आईसीएच होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आईसीएच मीन्स इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इसीलिए हम कौन-सी डिलीवरी प्रेफ़र करते हैं? यदि वारफेरिन पर है पेशेंट तो सीएस सेक्शन प्रेफ़र करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि कोई कार्डियक डिज़ीज़ की पेशेंट जनरल आ रही है तो उसमें मोड ऑफ डिलीवरी क्या होती है? तब आपकी मोड ऑफ डिलीवरी होती है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। देखो, इन सारी कंडीशन में आपको ओनली सीएस करना है, अदरवाइज़ आपको क्या करना होता है? नॉर्मल डिलीवरी। नेक्स्ट यदि हम पूछा जाए कि इंडक्शन ऑफ द लेबर करवाना हो, यदि हमको क्या करना है? इंडक्शन ऑफ लेबर करवाना है, तो आप कौन-सी ड्रग यूज़ करते हैं? या तो हम ऑक्सीटोसिन यूज़ कर सकते हैं, या यदि सर्विक्स ऑलरेडी क्या हो चुका है? राइपन हो चुका है, ठीक है? तो हम ऑक्सीटोसिन यूज़ कर सकते हैं। यदि सर्विक्स राइपन नहीं हुआ है, यदि सर्विक्स राइपनिंग नहीं हो रखी है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम एक फॉलिस कैथेटर के थ्रू सर्विक्स को क्या कर सकते हैं? डायलेट कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम फोर्सेप यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? फोर्सेप। यदि इसको बोलते हैं कट शॉर्ट डिलीवरी, इसको हम क्या बोलेंगे? कट शॉर्ट। ड्यूरेशन को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंस्ट्रूमेंट। कौन-सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ट रहता है? फोर्सेप। इसके अलावा क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो देखो बेटा, मिथार्जिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मिथार्जिन। दूसरा बेटा, डायनोप्रोस्टोन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? डायनोप्रोस्टोन। ये डायनोप्रोस्टोन जनरली इंडक्शन ऑफ द लेबर में यूज़ किया जाता है, बट इन द हार्ट डिजीज़ पेशेंट में आपको नहीं देना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कौन-सी पोजीशन दी जाती है फॉर द डिलीवरी? तो हमको पोजीशन बेटा देनी होती है सेमी रिकम्बेंट। कौन-सी देनी होती है? सेमी रिकम्बेंट विथ द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है? पेशेंट को यदि पेन रिलीव करने के लिए कौन-सा एनेस्थीसिया बेस्ट रहेगा बेटा? तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बेस्ट है। थोड़ी देर पहले आपको बता भी दिया है कौन-सा एनेस्थीसिया बेस्ट रहता है, एपिड्यूरल। इसके अलावा पीवी एग्ज़ामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, बट क्या है वो? रेस्ट्रिक्ट है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर में। थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर में अगेन कौन-सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? पीपीएच यदि हो जाता है तो वो मिथार्जिन नहीं देनी है। हम ओनली कौन-सी सेफ दे सकते हैं? ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। डाययूरेटिक कब दी है? यदि किसी पेशेंट में क्या मिल रहा है आपको? पल्मोनरी एडिमा। क्या मिल रहा है? पल्मोनरी एडिमा है, या फिर उस पेशेंट के अंदर माइट्रल स्टेनोसिस है, तो उस कंडीशन में आप क्या दे सकते हो? डाययूरेटिक दे सकते हैं। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज कौन सी मिलती है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, वैसे फिर से रिवाइज करते हैं। मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज होती है बेटा रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज में भी यदि आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कौन सी है, तो माइट्रल स्टेनोसिस इज द मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज। ठीक है? दूसरी, सबसे डेंजरस स्टेनोसिस कौन से होते हैं? तो बेटा देखो, स्टेनोसिस एरोटिक स्टेनोसिस भी हो सकता है, माइट्रल भी हो सकता है, पल्मोनरी भी हो सकता है। इन सब में सबसे डेंजरस कौन-सा है? तो इसको ना ऐसे याद रखना है, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है, फिर एम आता है, उसके बाद पी आता है। तो सबसे डेंजरस होता है एरोटिक स्टेनोसिस। कौन-सा होता है? एरोटिक स्टेनोसिस। उसके बाद डेंजरस होता है माइट्रल स्टेनोसिस और सबसे कम डेंजरस होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है? पल्मोनरी स्टेनोसिस, एएमपी। सेकंड मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज कौन सी होती है इन द प्रेगनेंसी? तो सेकंड मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज जो होती है बेटा, वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। कौन सी होती है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। और कंजेनाइटल में भी कौन सी हार्ट डिजीज आती है बेटा? एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब देखो, सबसे ज्यादा मोटिलिटी किस में मिलती है? कौन सी हार्ट डिजीज में मैक्सिमम मोटिलिटी है? अगेन इसका आंसर होगा आइसेनमेंगर सिंड्रोम में मैक्सिमम मोटिलिटी मिलती है। ठीक है? मोस्ट कॉमन, यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज बताओ जो कि कंजेनाइटल है, ठीक है? तो मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है बेटा
टॉफ, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कंजेनिटल वॉल्व प्रॉब्लम कौन सी देखने को मिलती है? तो सबसे ज़्यादा वॉल्व प्रॉब्लम देखने को मिलती है माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। क्या देखने को मिलता है? माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। ठीक है। अब देखो, सबसे बात इसके अलावा बात करते हैं मोस्ट कॉमन मोटिलिटी किस में देखने को मिलती है। एक मैंने यहाँ पर पढ़ा है मैक्सिमम मोटिलिटी, ये मैंने क्या लिखा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम का आंसर यदि पूछा जाए तो आइसेनमेंगर। पर मोस्ट कॉमन मोटिलिटी किस में मिलती है? तो बेटा मोस्ट कॉमन डिजीज होती है माइट्रल स्टेनोसिस। तो ऑब्वियसली बात है मोटिलिटी भी उसी में सबसे ज्यादा होगी। तो मोस्ट कॉमन मोटिलिटी में आपका आंसर क्या जाएगा? माइट्रल स्टेनोसिस में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलती है? मोटिलिटी। अब यदि किसी पेशेंट में माइट्रल स्टेनोसिस हो रखा है तो उस पेशेंट के अंदर आप मैनेजमेंट क्या करते हैं? ठीक है, तो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट जनरली यदि हमको करना है तो हम कौन से ट्राइमेस्टर में करेंगे? सेकंड ट्राइमेस्टर में। और मैनेजमेंट का नाम क्या होता है? हम कौन सा प्रोसीजर करते हैं? बैलून वाल्वुलोप्लास्टी। बैलून वाल्वुलोप्लास्टी। ठीक है। अब एक नोट डाल के आपको याद रखना है, कभी भी प्रेगनेंसी में वॉल्व रिप्लेसमेंट नहीं करते। प्रेगनेंसी में वॉल्व रिप्लेसमेंट क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। ठीक है। अब थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं अबाउट द थायराइड ग्लैंड। देखो पहले मैं नॉर्मल चेंजेस बताती हूँ आपको कि नॉर्मल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या बढ़ता है, क्या क्या नॉर्मल रहता है? टोटल थ्री, टोटल T3, टोटल T4, ये दोनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है। थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन ये क्या होता है? बढ़ता है। तो नॉर्मल क्या रहता है बेटा? फ्री T3, फ्री T4, ये दोनों क्या रहते हैं? नॉर्मल रहते हैं। ठीक है। अब दूसरी फीटल थायरोक्सिन के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि बच्चा पहली बार थायरोक्सिन हार्मोन कब बढ़ाना स्टार्ट करता है। अब फीटल थायरोक्सिन कब स्टार्ट होता है प्रोड्यूस होना? 12 वीक पे स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फीटस किस पे डिपेंड करता है? फीटस डिपेंड ऑन मदर। किस पर डिपेंड करता है? मदर पे, फॉर थायरोक्सिन। ठीक है। सेकंड चीज, यदि आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा थायरोक्सिन मतलब कौन सा हार्मोन क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को, तो T3 एंड T4 ये दोनों क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। बट कौन सा क्रॉस नहीं कर सकता? TSH क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द एबनॉर्मलिटी कि यदि आपके पास कोई ऐसी प्रेग्नेंट वुमन आ रही है जिसके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म है और हाइपोथायरॉयडिज्म है और वो उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो मोस्ट कॉमन तो उसके अंदर क्या क्या मैनेजमेंट करना है और कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? देखो सबसे पहली बात, यदि किसी पेशेंट में हाइपरथायरॉयडिज्म है और वो पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या हो सकता है? ग्रेव्स डिजीज। क्या हो सकता है? ग्रेव्स डिजीज। पहली बात। दूसरा, यदि इसका डायग्नोसिस करेंगे तो वैल्यू लैब में क्या चेंजेस आएगा? बॉडी के अंदर T3 और T4 का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, TSH का लेवल क्या मिलेगा? कम मिलेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? यदि बहुत ज़्यादा थायराइड का वैल्यू बढ़ जाए, थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाए, तो पेशेंट में थायराइड स्टॉर्म आ सकते हैं। और दूसरा, उस बच्चे में IUGR होता है। ठीक है। नेक्स्ट IUGR इसलिए होता है क्योंकि बच्चे की BMR बढ़ जाएगी, क्योंकि थायराइड तो क्रॉस कर सकता है ना प्लेसेंटा को, तो बच्चे में भी थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा और बच्चे का BMR क्या मिलेगा आपको? ज़्यादा मिलेगा और बच्चा कैसा होगा? IUGR होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कौन से मैनेजमेंट के लिए कौन सी दवाई यूज़ की जाती है ट्राइमेस्टर में। यदि किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है और उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि आपको दवाई देनी है, टैबलेट देनी है, तो आपका ड्रग ऑफ चॉइस होगा PTU, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ठीक है। प्रोपाइल थायरोयूरेसिल। यदि आपको पूछा जाए सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ड्रग देनी है तो आपका आंसर क्या होगा? या तो आप मैथीमाजोल दे सकते हो या फिर आप दे सकते हो कार्बिमाजोल। क्या दे सकते हो? मैथीमाजोल और कार्बिमाजोल। एक स्पेशल चीज़ आपको याद रखनी है कि मैथीमाजोल और कार्बिमाजोल ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? बिकॉज जैसे एक प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लेशिया क्यूटीज। इससे क्या हो सकता है? एप्लेशिया क्यूटीज। या फिर दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कॉर्नल अट्रेसिया। क्या हो सकता है? कॉर्नल अट्रेसिया।
ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म का, तो ये है बेटा हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। क्या है? हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। नेक्स्ट है, यदि आपसे पूछा जाए डायग्नोसिस करेंगे तो लैब वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा, बॉडी में टीएसएच का वैल्यू ज़्यादा होगा और T3 और T4 का वैल्यू क्या मिलेगा, कम होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्या क्या इशू आ सकते हैं प्रेगनेंसी में, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो प्रेगनेंसी में रिकरेंट अबॉर्शन मिलता है। ये आपको पक्का याद रखना है कि हाइपरथायरॉयडिज्म कभी भी रिकरेंट अबॉर्शन नहीं करता, बट हाइपोथायरॉयडिज्म क्या करता है, रिकरेंट अबॉर्शन करवाता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, पीआईएच हो सकता है, बच्चा अगेन एलबीडब्ल्यू हो सकता है, प्री टर्म लेबर कॉज की कर सकते हैं, और बच्चे का आईक्यू आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब मैनेजमेंट के लिए सिंपल सी बात है, इसके अंदर एक ही ड्रग यूज़ की जाती है, वो होती है थायरॉक्सिन। कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपोथायरॉयडिज्म इन द प्रेगनेंसी। सेकंड चीज़ ये याद रखनी है, यदि किसी पेशेंट को ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म है और वो पेशेंट ऑलरेडी थायरॉक्सिन लेती है और उसने प्रेगनेंसी कंसीव करी है, तो उसकी जो डोज होती है बेटा 30% क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है इन द प्रेगनेंसी। ठीक है। अब हम बात करते हैं चलो इंट्रा फीटल मॉनिटरिंग के बारे में, कि ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड ड्यूरिंग द एंटीपार्टम पीरियड बच्चे की हार्ट बीट, बच्चे के स्टेटस को कैसे हम मॉनिटर करते हैं। सबसे पहली बात, बच्चे के मॉनिटरिंग के लिए हम एक मशीन यूज़ करते हैं, उस मशीन को हम बोलते हैं सीटीजी मशीन। देखो ये जो पिक्चर है वो सीटीजी मशीन की है। इसके अंदर बेटा ये 3 प्रॉब होती है। ठीक है। इसमें से एक प्रॉब को हम टोको बोलते हैं। टोको का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो फंडस पर आते हैं, तो एक प्रॉब को हम फंडस पे लगाते हैं। बाकी जो दोनों प्रॉब है ना, उससे फीटल हार्ट बीट चेक होती है। 2 प्रॉब इसलिए दे रखे कि इन केस कई बार ट्विन प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ठीक है। तो ये जनरली एक प्रॉब ही यूज़ होती है यदि सिंगल प्रेगनेंसी है तो टोटल कितनी प्रॉब होती है यहाँ पर बेटा, 3 प्रॉब होती है। नेक्स्ट, ये मॉनिटर दे रखा है, इस मॉनिटर के यहाँ पर है ना बच्चे की हार्ट बीट दे रखी होती है, और यहाँ पर आपके पास ये पूरा इसका ग्राफ का आपका प्रिंट निकल सकता है। ठीक है। इस मशीन को हम बोलते हैं सीटीजी मशीन। अब देखो बेटा, आपको ध्यान क्या रखना है, ये सेम मशीन जो होती है ना, इसका यूज़ 2 तरीके से कर सकते हैं। यदि इस मशीन का यूज़ हम एंटीनेटल पीरियड में करते हैं, इस मशीन का यूज़ हम कब करते हैं, एंटीनेटल पीरियड के टाइम पे करते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एनएसटी। उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, एनएसटी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। बट इसी मशीन का यूज़ हम ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पे करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सीटीजी। उसको हम क्या बोलते हैं, सीटीजी, कार्डियोटोकोग्राफी। ठीक है। तो इस देखो मशीन सेम ही है, बट इसका 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यदि हम एंटीनेटल पीरियड में इसका यूज़ करते हैं तो हम एनएसटी, और यदि हम लेबर के टाइम यूज़ करते हैं तो हम इसी को हम बोलते हैं सीटीजी। दूसरी बात आपको देखो क्या याद रखनी है दोनों के अंदर, सिंपल सी बात है, जो एनएसटी की जाती है ना बेटा, इसके अंदर यदि एग्जामिनर आपको कोई ग्राफ देता है और उस ग्राफ में यदि आपको एक सिंगल ग्राफ मिलता है, कैसा ग्राफ मिलता है, सिंगल ग्राफ मिलता है, तो इसका मतलब वो एनएसटी है। और यदि आपको एग्जामिनर आपको एक ग्राफ दे रहा है, उस ग्राफ में आपको 2 ग्राफ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो किसका ग्राफ है, सीटीजी का ग्राफ है। तो सीटीजी के ग्राफ में कितने ग्राफ होते हैं बेटा, 2 ग्राफ होते हैं, और एनएसटी में कितने ग्राफ होते हैं, 1 ग्राफ होते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है। ठीक है। दूसरा, एक्चुअल में एनएसटी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो देखो इसको ऐसे याद रखना है आपको। एक्चुअल में हम एनएसटी में जो मॉनिटर करते हैं वो करते हैं बच्चे की हार्ट बीट। हम क्या मॉनिटर करते हैं, बच्चे की हार्ट बीट। और जनरली आपने देखा होगा, हम जैसे यदि चलते हैं या फिर दौड़ कर आते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो एग्जैक्टली बच्चे के साथ भी सेम होता है। जब जब फीटस का मूवमेंट होता है, जब जब फीटल का क्या होता है बेटा, मूवमेंट होता है, उसकी हार्ट बीट में क्या होता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यहाँ तक समझ में आया। तो जब जब हम बच्चे का मूवमेंट होगा, उस बच्चे के मूवमेंट के टाइम में क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस मशीन के एक प्रॉप को है ना मदर के एब्डोमेन पर लगा देंगे। उसके बाद मदर के पास में एक बटन होता है, उसको हम बोलेंगे कि जब जब बच्चे का मूवमेंट हो ना, तब उस बटन को क्या कर देना, प्रेस कर देना। जैसे ही वो बटन पर प्रेस करेगी, उस ग्राफ के अंदर एक एरो आ जाएगा, और वहाँ पर हमको उस टाइम पर ना बच्चे की हार्ट बीट देखनी है कि जब जब बेबी मूव करा है तब उसकी हार्ट बीट बढ़ी है या नहीं है। इसी टेस्ट को हम बोलते हैं एनएसटी।
ठीक है। अब नॉर्मल एनएसटी किसको बोलते हैं? तो देखो बेटा, नॉर्मल एनएसटी के लिए आपको रूल ऑफ 15 याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? रूल ऑफ 15। देखो सिंपल सी बात है, यदि किसी बच्चे के अंदर मोर देन 2 एक्सेलरेशन है, कितने एक्सेलरेशन है? 2 या 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन है। कितनी बार एक्सेलरेशन है? एटलीस्ट 2 टाइम एक्सेलरेशन है। कितने मिनट में एक्सेलरेशन है? 20 मिनट के अंदर है। और कितने बीट पर मिनट से हार्ट बीट बढ़ रही है? 15 बीट पर मिनट से हार्ट बीट बढ़ रही है। तो ये नॉर्मल एनएसटी हुई। अब इसको बढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखो सिम इसका मतलब ये है, मान लो किसी पेशेंट के अंदर एक बच्चा है, उस बच्चे की जो फीटल हार्ट बीट है, वो बेस लाइन फीटल हार्ट बीट 130 है। कितनी है? 130 है बेस लाइन। ठीक है, इसका मतलब ऑन एन एवरेज उसकी हार्ट बीट उस बच्चे की कितनी रहती है? 130 रहती है। ठीक है, अब जब उस बच्चे में मूवमेंट होता है, जब जब उस बच्चे के अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट के टाइम में उसकी हार्ट बीट बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, बेस हार्ट बीट बेटा कितनी है? 130। हमें ये टेस्ट कितनी देर के लिए करना है? 20 मिनट के लिए करना है। कितनी देर के लिए करना है? 20 मिनट। यहाँ पर देखो लिखा ना मैंने, कितनी देर करना है? 20 मिनट। तो हमें 20 मिनट के लिए टेस्ट करना है। अब 20 मिनट में एटलीस्ट बच्चे का कितना मूवमेंट होना चाहिए? कितना जितना भी मूवमेंट होता है, तो हम इसके अंदर देखते हैं कि यदि बच्चा 20 मिनट के अंदर 2 या 3 बार तो मूव करेगा। अब जितनी बार मूव करेगा उसकी हार्ट बीट क्या होगी? बढ़ेगी। मानो उस बच्चे की हार्ट बीट आ गई 140, एक बार मूव किया, नेक्स्ट टाइम मूव किया 150 आ गई, वापस नेक्स्ट टाइम मूव किया 145 आ गई, और वापस नेक्स्ट टाइम मूव किया 135 आई। तो लगभग 20 मिनट में वो बच्चा कितनी बार मूव करता है? 4 बार मूवमेंट लाते हैं। ठीक है, हमारे पास बेस लाइन हार्ट बीट कितनी थी? 130 हार्ट बीट थी। देखो अब हमारा रूल ये बोलता है कि 130 बेसलाइन हार्ट बीट है, उसमें कितनी हार्ट बीट बढ़नी चाहिए? एटलीस्ट 15 बीट बढ़नी चाहिए। तो 130 में 15 आप जोड़ो, कितना हो गया? 145। ठीक है, मतलब उस बच्चे की एटलीस्ट हार्ट बीट कितनी आनी चाहिए? 145 या उससे ज़्यादा आनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये कितनी बार आना चाहिए? एटलीस्ट 2 बार आनी चाहिए। कितनी बार आना चाहिए? ये इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन एटलीस्ट एटलीस्ट कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 20 मिनट में 2 बार उस बच्चे की हार्ट बीट 145 से ज़्यादा होनी चाहिए। देखो 140 हुई है, मतलब 145 से ज़्यादा नहीं है, मतलब ये काउंट नहीं होगा। 150, हाँ 145 से ज़्यादा है, मतलब ये काउंट होगा। 145 तीसरी बार अगेन ये काउंट होगा। 135 नहीं, ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये 145 से क्या है? कम है। तो देखो 2 बार उसकी हार्ट बीट बढ़ी, इसका मतलब हो गया कि ये जो एनएसटी है बेटा, वो कैसी है? नॉर्मल एनएसटी। कैसी है? नॉर्मल एनएसटी। ठीक है, तो आपको रूल क्या याद रखना है? आपको रूल ये याद रखना है कि एटलीस्ट उसकी जो बेसलाइन हार्ट बीट है, उससे उससे लगभग 15 बीट बढ़नी चाहिए। कितनी बार? 2 बार बढ़नी चाहिए। और कितने मिनट के अंदर? 20 मिनट में बढ़नी चाहिए। यदि आपको ऐसी एनएसटी मिलती है, यदि ऐसी एनएसटी मिलती है, तो उसको ये है नॉर्मल एनएसटी। और इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव एनएसटी। इस एनएसटी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव एनएसटी, या फिर इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं नेगेटिव एनएसटी। नेगेटिव एनएसटी का मतलब एनएसटी कैसी है? नॉर्मल है। सेकंड चीज आपको ये याद रखनी है, यदि ऑप्शन में दोनों दे रखा है तो बेटर आंसर क्या होगा आपका? रिएक्टिव एनएसटी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एबनॉर्मल एनएसटी। एबनॉर्मल एनएसटी का मतलब सिंपल सा बात है, यदि ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं होता, ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं होता, इसका मतलब वो एनएसटी कैसी है? एबनॉर्मल है। और एबनॉर्मल एनएसटी के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज करेंगे? वो एनएसटी कैसी है? पॉजिटिव एनएसटी है, या फिर वो एनएसटी कैसी हुई? नॉन रिएक्टिव एनएसटी है। ठीक है, और जब भी किसी पेशेंट के अंदर नॉन रिएक्टिव एनएसटी है, तो इसका कॉजेज क्या क्या हो सकता है? हो सकता है बच्चा हाइपोक्सिया में है। बेबी क्या है बेटा? हाइपोक्सिया में है। बच्चा हो सकता है सो रहा है। बेबी क्या कर रहा है? फीटल स्लीपिंग कंडीशन में, इसीलिए उसकी हार्ट बीट नहीं बढ़ी है। ओके, समझ में आ गया? यदि आपको ऐसा लगता है ना कि बच्चा सो रहा है, उसकी हार्ट बीट इसलिए नहीं बढ़ रही है, तो आप एक बार क्लैपिंग कर सकते हो, या फिर है ना स्टिमुलेट कर सकते हो, ताकि बच्चे को आप जगा लो। उसके बाद में आपको क्या चेक करना चाहिए? एनएसटी। तो देखो एनएसटी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि बच्चे के मूवमेंट, हार्ट बीट, जो बच्चे के मूवमेंट होते हैं उसके साथ साथ में हार्ट बीट क्या होती है? बढ़ती है। उसको हम क्या बोलते हैं? एनएसटी। और इसका रूल क्या बोलता है? एटलीस्ट कितनी बार हार्ट बीट बढ़नी चाहिए? 2 बार। और कितनी बीट बढ़नी चाहिए? 15 बीट। और कितने मिनट में बढ़नी चाहिए? 20 मिनट में। अब देखो अप्रोच फॉर द एनएसटी। देखो अप्रोच फॉर द एनएसटी का मतलब ये है कि देखो यदि आपके पास कोई पेशेंट आती है, तो सबसे पहले आप कौन सा टेस्ट करेंगे? एनएसटी। कितने मिनट के लिए किया जाता है? 20 मिनट के लिए। यदि 20 मिनट में एबनॉर्मल आता है, यदि क्या आता है? एनएसटी। यदि एनएसटी आपका पॉजिटिव आता है, एबनॉर्मल आता है, तो अब डायरेक्ट आपको है ना कोई दूसरा टेस्ट नहीं करना। अगेन आप क्या करोगे? रिपीट करोगे।
अगेन क्या करेंगे, रिपीट करेंगे फॉर 20 मिनट और, ठीक है। तो टोटल कितने मिनट एनएसटी किया जाएगा, 40 मिनट। स्टिल स्टिल उसके बाद में भी अभी भी क्या आता है, पॉजिटिव, मतलब एनएसटी कैसा आ रहा है आपका, पॉजिटिव एनएसटी या फिर नॉन रिएक्टिव एनएसटी आ रहा है, मतलब अभी भी आपको गड़बड़ लग रही है। तो फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करेंगे, और वो टेस्ट मैं आपको थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगी, उसको हम बोलते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल, ठीक है। ये हो गया अप्रोच फॉर द एनएसटी। अब हम बात करते हैं सीटीजी। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनएसटी और सीटीजी लगभग सिमिलर है, एक ही मशीन का यूज़ किया जाता है, बट उस मशीन को यदि आप एंटीनेटल पीरियड में यूज़ करते हैं तो एनएसटी बोलेंगे, और यदि उस मशीन को आप लेबर के टाइम यूज़ करते हैं तो उसको हम सीटीजी बोलेंगे। तो सीटीजी में बेटा कितने ग्राफ होते हैं, 2 ग्राफ होते हैं। 2 ग्राफ कौन कौन से होते हैं, देखो बेटा, नीचे जो ग्राफ होता है ना वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन का होता है। किसका ग्राफ होता है, कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। और जो ऊपर ग्राफ होता है ना बेटा, वो होता है फीटल हार्ट बीट का। तो एक सिटीजन में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो हमें 4 चीज़ें देखनी होती है। पहली चीज़, हमें बेस लाइन हार्ट बीट देखनी है। एक सिटी हम आप अभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कि एक सिटी यदि आपको मिलती है तो उसमें सबसे पहले क्या देखनी है, हार्ट बीट के, उस बच्चे की बेस लाइन हार्ट बीट क्या है। फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं वेरिएबिलिटी। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, वेरिएबिलिटी। तीसरी चीज़ हम देखते हैं डिसल्ट्रेशन। तीसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, डिसल्ट्रेशन। एंड द लास्ट एक पैटर्न देखनी होती है, उसको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल पैटर्न। तो हमको 4 चीज़ देखनी है एक सिटीजी में। देखो सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट बीट। तो एक बच्चे की नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, फीटल हार्ट बीट बेटा नॉर्मल कितनी होती है, 110 से 160। यदि मोर देन 160 है, इसका मतलब क्या है, टेकीकार्डिया, ठीक है। और यदि लेस देन 110 है, इसका मतलब क्या है बेटा, ब्रेडीकार्डिया, ओके। अब देखो बात करते हैं, यदि 160 से ज़्यादा है, टैकीकार्डिया है, बच्चे में टैकीकार्डिया, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होगा मैटरनल फीवर या मैटरनल इन्फेक्शन। हो सकता है मदर के अंदर इन्फेक्शन है, मदर में टैकीकार्डिया, इसीलिए बच्चे में क्या है, टैकीकार्डिया। तो पहली चीज़ आपको सीटीसी में क्या देखनी है, हार्ट बीट देखनी है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे, वेरिएबिलिटी। तो देखो वेरिएबिलिटी का मतलब होता है बीट टू बीट वेरिएशन। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, बीट टू बीट वेरिएशन। देखो बीट टू बीट वेरिएशन का सिंपल सा मतलब समझाती हूँ मैं आपको। मानो अभी हार्ट बीट 120 आ रही है, नेक्स्ट हार्ट बीट 125 आ रही है, फिर 135 आ रही है, 140 आ रही है, 145 आ रही है, इस बार हर बार चेंज हो रही है। तो हर बीट पे हार्ट बीट चेंज हो रही है, तो हार्ट बीट्स पर कितनी कितनी बीट हार्ट बीट चेंज होनी चाहिए, मतलब हर बीट पर एक बार 120 125, तो कितना चेंजेस अलाउड है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी कितनी होनी चाहिए, देखो बेटा 5 से लेकर 25 बीट पर मिनट का चेंजेस आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 से लेकर 25 बीट पर मिनट तक का चेंजेस आ रहा है, तो ये इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेरिएबिलिटी, ठीक है। यदि 5 से कम आ रहा है, इसकी यदि क्या आ रहा है, 5 से कम आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमल वेरिएबिलिटी। यदि आ ही नहीं रहा है, मतलब वेरिएबिलिटी क्या है, एब्सेंट है, मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रहा। पहले हार्ट बीट 120 थी, अभी भी 120 है, 10 मिनट बाद चेक किया तब भी 120 है, सेम रह रही है, इसको हम बोलेंगे एब्सेंट वेरिएबिलिटी। और 25 से भी ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मार्क्ड वेरिएबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्क वेरिएबिलिटी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अबाउट द डिसल्टेशन। तीसरा कंपोनेंट कौन सा होता है बेटा, डिसल्टेशन। डिसल्टेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था ना कि हार्ट बीट बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसको हम जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये जो चेंजेस पढ़ा था हमने कि एनएसटी के अंदर हार्ट बीट बढ़ती है, इसको हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन। जस्ट ऐसा ही उल्टा कर दो, मतलब कि यदि कोई पेशेंट है जिसके अंदर जो बच्चा है, इसके अंदर हार्ट बीट कम हो रही है, क्या हो रही है बेटा, उस बच्चे के अंदर हार्ट बीट कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 15 बीट पर मिनट कम हो रही है, ठीक है। कितनी कम हो रही है, 15 बीट पर मिनट कम हो रही है। कितने सेकंड के लिए कम हो रही है, 15 सेकंड के लिए कम हो रही है। और कितनी बार हो रही है, 2 बार कम हो रही है। कितने मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर। तो यदि किसी बच्चे की, फीटस की 20 मिनट के अंदर 2 बार 15 बीट पर मिनट हार्ट बीट कम हो रही है, वो भी 15 सेकंड तक के लिए कम हो रही है, ऐसा नहीं 5 सेकंड कम होगी और फिर नॉर्मल होगी तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। कितनी मिनिमम कितने सेकंड के लिए कम होनी चाहिए, 15 सेकंड तक के लिए कम हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसल्ट्रेशन। अब बेटा डिसल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी इसी यहाँ से ही आते हैं, और हर नॉट सेट में आया गया है एग्जाम में। तो सबसे पहले डिसल्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप का होता है। पहला डिसल्ट्रेशन है अर्ली,
देखो, अर्ली डिसल्ट्रेशन के अंदर जो आपको ग्राफ दिखेगा उसमें ग्राफ में कौन सी पैटर्न बनती है, यू। लेट डिसल्ट्रेशन में भी कौन सी पैटर्न बनती है, यू। वेरिएबल डिसल्ट्रेशन में देखो नाम वेरिएबल है, उसमें जो पैटर्न बनती है वो बनती है वी। अगेन प्रोलॉन्ग डिसल्ट्रेशन में भी क्या बनता है, यू बनता है, पर आपका लॉन्ग यू बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सबसे पहला डिसल्ट्रेशन है अर्ली डिसल्ट्रेशन। अर्ली डिसल्ट्रेशन के अंदर एक इमेज बनती है, इसके अंदर एक इमेज बनेगी, उस इमेज को हम बोलते हैं मिरर इमेज। इसको हम क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरा, इसमें डिसल्ट्रेशन मतलब हार्ट बीट डाउन होगी, तो हार्ट बीट कितने सेकंड के लिए डाउन होती है, 30 सेकंड के लिए डाउन होगी, या 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम के लिए डाउन होगी, ठीक है। ये डिसल्ट्रेशन क्यों आता है बेटा, तो ये डिसल्ट्रेशन आता है हेड कंप्रेशन की वजह से। एक्चुअल में क्या होता है, जब बेबी जो होता है वो पेल्विक कैनाल से जब गुजरता है तो उसका हेड कंप्रेस होगा, ठीक है। पेल्विक गर्डल जो होगा, जो बॉर्न होगी, वो किस पे प्रेशर डालेगी, हेड पे डालेगी, और हेड क्या होगा, कंप्रेस होगा। जब हेड कंप्रेस होता है ना, तो वहाँ पर कौन सी नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है बच्चे में, और वेगस नर्व स्टिमुलेशन होने की वजह से बच्चे की हार्ट बीट क्या मिलेगी बेटा, डाउन। इसलिए थोड़ी देर के लिए बच्चे का हार्ट बीट क्या हो जाता है, डाउन होता है। क्या ये नॉर्मल है, ऑब्वियसली ये नॉर्मल है लेबर के टाइम में, इसीलिए इसमें कोई भी टाइप का मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरा डिसल्ट्रेशन पढ़ते हैं, लेट डिसल्ट्रेशन। देखो अगेन लेट डिसल्ट्रेशन जो होता है ना, वो कितने सेकंड के लिए होता है, ये भी 30 या 30 सेकंड से ज़्यादा देर के लिए होता है, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें पहले कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन के बाद में हार्ट बीट डाउन होती है, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्शन आएगा उसके बाद हार्ट बीट डाउन होगी। तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन हार्ट बीट क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी। मतलब सिंपल सी बात है, प्लेसेंटा से बच्चे को सप्लाई नहीं हो रही है, बच्चे के पास सप्लाई नहीं जाएगी, तो बच्चे में किसकी कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, इसलिए उसकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे वर्स्ट टाइप का डिसल्ट्रेशन कौन सा होता है, तो वो होता है लेट डिसल्ट्रेशन। नेक्स्ट डिसल्ट्रेशन बेटा होता है अपना वेरिएबल डिसल्ट्रेशन। इसके अंदर आपको ग्राफ में या तो वी दिखता है या फिर डब्ल्यू दिखता है। ये जो ये वाला डिसल्ट्रेशन होगा ना, इसके अंदर सडन हार्ट बीट डाउन होती है, और बहुत कम सेकंड के लिए डाउन होती है, मतलब लेस देन 30 सेकंड के लिए डाउन होगी, मतलब 20 सेकंड के लिए डाउन होगी, 10 सेकंड के लिए 20 सेकंड के डाउन होगी, 25 सेकंड के लिए डाउन होगी, इस तरीके से डाउन होगी। 15 सेकंड से ज़्यादा डाउन होगी, 15 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लेगी, बट ऑब्वियसली 30 सेकंड से कम का टाइम लेती है। ये जो होता है ना, ये डिसल्ट्रेशन आपको क्यों मिलता है, ये डिसल्ट्रेशन बेटा मिलता है ड्यू टू द कोड कंप्रेशन। किसकी वजह से मिलता है, कोड कंप्रेशन की वजह से मिलता है। कई बार इसमें हार्ट बीट जो होती है वो लेस देन 60 बीट पर मिनट तक भी चली जाती है, ठीक है। तो इसमें जो बेटा हार्ट बीट होता है ना, इसमें जो ड्रॉप होगा ना, वो सडन ड्रॉप होगा। कैसा ड्रॉप होगा, सडन ड्रॉप होगा, और इसका कॉन्ट्रेक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता है। लास्ट में हम पढ़ते हैं प्रोलॉन्ग डिसल्ट्रेशन। प्रोलॉन्ग डिसल्ट्रेशन का मतलब होता है एक बच्चे की हार्ट बीट डाउन हो रही है, बट कितने टाइम के लिए हो रही है, 2 मिनट से भी ज़्यादा टाइम के लिए डाउन हो रही है, मतलब लगभग 3 मिनट 4 मिनट हो गया, अभी तक उस बच्चे की हार्ट बीट क्या डाउन है, बट लेस देन 10 मिनट, बट लेस देन 10 मिनट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग डिसल्ट्रेशन। ये क्यों होता है, ये मोस्टली होता है कि मानो आपने किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन यूज़ किया है, या मेसोप्रोस्ट्रोल से इंडक्शन ऑफ द लेबर किया है, और उसका डोज ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में आपको क्या मिल सकता है, प्रोलॉन्ग डिसल्ट्रेशन। चलो अब हम इसके ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। पहले हम बनाते हैं, उसके बाद में हम ग्राफ पे जाएंगे। सबसे पहला डिसल्ट्रेशन कौन सा होता है, अर्ली डिसल्ट्रेशन। देखो अर्ली डिसल्ट्रेशन को बेटा पहचानने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले ये सीटीजी में मिलता है, तो सीटीजी में बेटा कितने ग्राफ होते हैं, 2 होते हैं। ऊपर वाला जो ग्राफ होता है ना, वो हार्ट बीट का होता है, नीचे वाला जो ग्राफ होता है वो बेटा कॉन्ट्रैक्शन का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नीचे वाला ग्राफ बना रही हूँ। मानो अभी तक यूट्रस में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, फिर सडन कॉन्ट्रैक्शन आया, ये कॉन्ट्रैक्शन पीक पे गया, फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, डाउन हुआ, अगेन कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आया, कॉन्ट्रैक्शन पीक पे गया, अगेन वापस कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, गायब हो गया। ये नॉर्मल ग्राफ है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम हार्ट बीट देखते हैं। देखो जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं था तब हार्ट बीट नॉर्मल थी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे ही क्या स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, हार्ट बीट क्या जाना स्टार्ट होगी, डाउन जाना स्टार्ट हो गई।
ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन पीक पे जाता है ना, हार्ट बीट बिल्कुल कहाँ होती है, लोवेस्ट पे। फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन गायब हो जाता है, वैसे वैसे हार्ट बीट वापस क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। अगेन अगेन देखो, वापस हार्ट बीट नॉर्मल होगी, बेस पे आ गई, फिर वापस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, हार्ट बीट क्या होती है, डाउन जरा स्टार्ट कर लेती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन पीक पीक पे जाता है, हार्ट बीट एकदम लोएस्ट पे जाती है। अगेन कॉन्ट्रैक्शन चला गया, हार्ट बीट वापस कैसे आ जाएगी, नॉर्मल। तो ऐसा लगता है इसका ये ग्राफ मिरर बना दिया, क्या बना दिया, ये मिरर इमेज मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है। कैसी इमेज बनती है बेटा, इसके अंदर मिरर इमेज बनती है। इसको बोलते हैं अर्ली डिसल्ट्रेशन। ठीक है। देखो इसके अंदर हम देख लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ के अंदर देखते हैं सबसे पहले। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में देखो दो ग्राफ है, ये अपर वाला ग्राफ है, ये लोअर वाला। ये ग्राफ किसका होगा, कॉन्ट्रैक्शन का, और ये वाला ग्राफ किसका होगा, फीटल हार्टबीट का। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। देखो अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा। ये कॉन्ट्रैक्शन कहाँ चला गया, पीक पे। अगेन कॉन्ट्रैक्शन चला गया धीरे धीरे, अब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। वापस कॉन्ट्रैक्शन आया, ये पीक पे गया, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन डाउन होना स्टार्ट हुआ। अगेन अब यूट्रस में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है। तो ये पीक है, इसमें भी ये क्या है, पीक है। अब देखो ये बच्चा हार्ट बीट का है, ये किसका ग्राफ है, हार्ट बीट का। देखो अभी तक हार्ट बीट नॉर्मल थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हार्ट बीट जाना डाउन हुआ। जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है ना, तब हार्ट बीट क्या जाने स्टार्ट होती है, डाउन। जब कॉन्ट्रैक्शन पीक पे होता है ना, तब हार्ट बीट बिल्कुल कहाँ होती है, लोअर में। जैसे कॉन्ट्रैक्शन गायब हो जाता है ना, हार्ट बीट भी कैसी आ जाती है, नॉर्मल। ठीक है। अगेन अब वापस देखो, यहाँ पर वापस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, अगेन हार्ट बीट क्या होगी, डाउन होना स्टार्ट होगी। कॉन्ट्रैक्शन पीक पे, हार्ट बीट सबसे लोवेस्ट पे। वापस कॉन्ट्रैक्शन चला गया, हार्ट बीट कैसे आ गई, नॉर्मल। और देखो ये यू बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, यू। मतलब बिल्कुल इसकी मिरर इमेज है, इसको हम बोलते हैं बेटा अर्ली डिसल्ट्रेशन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिसल्ट्रेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिसल्ट्रेशन कौन सा होता है, लेट डिसल्ट्रेशन। देखो लेट डिसल्ट्रेशन में क्या होता है, देखो अगेन सेम। कितने आपके पास ग्राफ होते हैं, दो ग्राफ होते हैं, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्शन का, ऊपर वाला हार्ट बीट का। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला बनाते हैं। अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था यूट्रस में, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन आया, अगेन कॉन्ट्रैक्शन चला गया, अगेन एक कॉन्ट्रैक्शन आया। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब हम हार्ट बीट देखते हैं। देखो हार्ट बीट के अंदर क्या चेंज होता है, जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं था ना, तब हार्ट बीट भी कैसी थी, नॉर्मल था। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ। अभी भी हार्ट बीट क्या है, नॉर्मल है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन क्या पहुंचे, पीक पे पहुंचता है, अब हार्ट बीट है ना डाउन होना स्टार्ट होती है। कब पहुंचता है, पीक पे पहुंचता है, तब हार्ट बीट क्या होना स्टार्ट होती है, डाउन स्टार्ट होती है। मतलब थोड़ा सा लेट डाउन होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, लेट डिसल्ट्रेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ढंग से देखो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फिर से क्या हो गया, कम हो गया, यानी बिल्कुल गायब हो गया। अभी तक बेचारे बच्चे की हार्ट बीट क्या है, डाउन है। अगेन अब वापस देखते हैं, अभी हार्ट बीट वापस नॉर्मल आ गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, अभी भी हार्ट बीट क्या है, नॉर्मल है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन पीक पे पहुंचेगा, अब हार्ट बीट क्या होना होगी, स्टार्ट होगी, डाउन होना स्टार्ट होगी। कॉन्ट्रैक्शन चला गया, अभी भी हार्ट बीट क्या है, डाउन है। और कैसा शेप बनता है, यू। इसको हम बोलते हैं लेट डिसल्ट्रेशन। ये क्यों होता है, यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से। चलो इसकी इमेज देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पहला ये वाला किसका है, कॉन्ट्रैक्शन का। ये वाला किसका ग्राफ है, एफएचआर का। इसको ढंग से देखिए, अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, फिर धीरे धीरे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन आना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे चले जाते हैं, अगेन कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो पीक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये वाला पीक कॉन्ट्रैक्शन है। अब देखो बच्चे का हार्ट बीट, देखो ये बच्चे की, ये ऊपर वाला ग्राफ किसका है, हार्ट बीट का, बच्चे का। तो ये बच्चे की हार्ट बीट है, बच्चे की हार्ट बीट यहाँ डाउन होना स्टार्ट होती है। कहाँ डाउन होना स्टार्ट होती है, यहाँ पर। ये कहाँ डाउन हो रही है, जब कॉन्ट्रैक्शन पीक पे आया ना, तब ये हार्ट बीट डाउन होना स्टार्ट हो रही है, उससे पहले डाउन नहीं हो रही थी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चला गया, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चला गया, फिर भी बच्चे की हार्ट बीट बेटा का है, डाउन है। मतलब ये कौन थोड़ा सा लेट बन रहा है, इसका मतलब ये कौन सा डिसल्ट्रेशन है बेटा, लेट डिसल्ट्रेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट डिसल्ट्रेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिसल्ट्रेशन होता है बेटा वेरिएबल डिसल्ट्रेशन। देखो वेरिएबल डिसल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा। देखो नीचे वाला ग्राफ किसका होता है, आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ है। वेरिएबल डिसोल्यूशन का मतलब है इसका कॉन्ट्रैक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्शन के साथ भी हार्ट बीट डाउन हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन से पहले भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी हो सकती है, बट इसमें सडन होगी। जैसे मानो अच्छी खासी हार्ट बीट चल रही थी, सडनली डाउन होगी। वापिस अच्छी खासी हार्ट बीट चल रही थी, सडन डाउन होगी। तो एकदम से वी बनता है या यू डब्ल्यू बनता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिसोल्यूशन। देखो यहाँ पर ये ग्राफ देखिए,
इसके अंदर आप ढंग से देखोगे, ये नॉर्मल है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन आया, नॉर्मल है, एक कॉन्ट्रैक्शन आया, नॉर्मल है, अगेन दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आया। ये तो नीचे वाला ग्राफ किसका हो गया, कॉन्ट्रैक्शन का। अब ऊपर देखो डिसलरेशन, बच्चा कहाँ का डिसलरेट हो, देखो अच्छी खासी हार्ट बीट हो रही थी, सडनली हार्ट बीट क्या होगी, डाउन होगी। अगेन नॉर्मल हार्ट बीट जिगजैग जिगजैग चल रही थी, फिर सडनली क्या होती, डाउन हो जाती। देखो ये वी बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, वी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है। और क्या इधर कॉन्ट्रैक्शन है, नहीं है। क्या इधर कॉन्ट्रैक्शन है, नहीं है, फिर भी डाउन हो रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिसलरेशन। एंड द लास्ट वन इज प्रोलॉन्ग डिसलरेशन। प्रोलॉन्ग डिसलरेशन का मतलब है बहुत लंबे टाइम तक के लिए हार्ट बीट डाउन है। कितने लंबे टाइम के लिए, 2 मिनट से भी ज्यादा डाउन है। देखो ये रहा, ये अभी तक हार्ट बीट नॉर्मल थी, सडनली क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। देखो इतने लंबे टाइम के लिए डाउन हुई है, इसको हम कौन सा डिसलरेशन बोलते हैं, प्रोलॉन्ग डिसलरेशन। अब देखो लास्ट कंपोनेंट जो हमको देखना होता है सीटीजी में, दैट इज साइनोसॉइडल पैटर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल पैटर्न। बेटा देखो साइनोसॉइडल पैटर्न के अंदर ये बहुत ज़्यादा जब भी साइनोसॉइडल पैटर्न दिखता है, इसका मतलब वो सीरियस कंडीशन है। और ये कंडीशन दिखाती है फीटल एनीमिया को। किसको दिखाती है, फीटल एनीमिया। मतलब जब जब बच्चे के अंदर ब्लड की कमी होगी, एचबी डाउन होगा, एनीमिया होगा, तब कौन सी पैटर्न सीटीजी में आती है, साइनोसॉइडल। जैसे मानो ये फीटल एनीमिया में आ सकती है। एग्जामिनर ऐसा भी बोल सकता है, आरएच नेगेटिव में कौन सी पैटर्न आएगी, तो साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल पैटर्न बेटा इस तरीके से दिखेगी। यदि आपको सीटीजी के अंदर इस टाइप का कोई ग्राफ दिखता है, ये पैटर्न कौन सी है बेटा, साइनोसॉइडल पैटर्न। ठीक है, अब देखो क्विकली हम नॉर्थ साइड के लिए थोड़ा बहुत फटाफट में पढ़ लेते हैं। गोल्डन पॉइंट, सबसे ज्यादा डिसलरेशन कौन सा, डिसलरेशन मोस्ट कॉमन है लेबर के टाइम में, अर्ली डिसलरेशन मोस्ट कॉमन है। यदि आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल डिसलरेशन कौन सा है, तो आपका आंसर होगा वेरिएबल। क्योंकि अर्ली पैथोलॉजिकल नहीं है, अर्ली नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है, तो अर्ली में हमें कोई मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कौन सा है, वेरिएबल। सबसे वर्स्ट कौन सा डिसलरेशन होता है, लेट होता है। यदि बच्चे में हाइपोक्सिया है, तो पहला साइन क्या होगा, बच्चे की हार्ट बीट क्या होगी, डाउन होगी। सबसे पहला यही साइन होगा। साइनोसॉइडल पैटर्न क्या होती है, साइनोसॉइडल पैटर्न बेटा किस में दिखती है, जब जब बच्चे में क्या होगा, एनीमिया होगा, तब कौन सी पैटर्न होगी, साइनोसाइडल। देखो जब भी लेट डिसलरेशन होगा ना, तब उसका मैनेजमेंट क्या होगा। देखो इसमें फर्स्ट मैनेजमेंट जो होता है, ऑक्सीटोसिन स्टॉप करना। पहला मैनेजमेंट क्या होता है, ऑक्सीटोसिन स्टॉप करना। उसके बाद आप पेशेंट में लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे दो। फिर कौन सी पोजीशन दे दो, लेफ्ट लेटरल। तो पहला काम होता है ऑक्सीटोसिन। और वेरिएबल डिसलरेशन में पहला काम क्या होता है, पोजीशन। वेरिएबल डिसलरेशन पूछा जाए तो प्रायोरिटी है पोजीशन, लेट डिसलरेशन में प्रायोरिटी क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो वेरिएबल डिसलरेशन के अंदर पहली प्रायोरिटी क्या होगी, पोजीशन देंगे। पोजीशन आप कौन सी देंगे, बेस्ट, नी, चेस्ट। यदि वो ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या दे सकते हैं, लेफ्ट लेटरल। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, कैटेगरी 3 सीटीजी किसको बोलते हैं। बेटा कैटेगरी 3 सीटीजी वो सीटीजी जो सबसे खराब सीटीजी मानी जाती है, सबसे वर्स्ट सीटीजी है। इसका मतलब क्या है, यदि यदि आपको सीटीजी के अंदर दिखता है कि परसिस्टेंटली हार्ट बीट डाउन हो रही है, बच्चा कंटिन्यू, बच्चे की हार्ट बीट क्या मिल रही है, डाउन मिल रही है। यदि आपको परसिस्टेंट कौन सा डिसलरेशन मिलता है, लेट मिलता है, या फिर परसिस्टेंट कौन सा डिसलरेशन मिल रहा है, वेरिएबल डिसलरेशन मिल रहा है, या फिर आपको साइनोसॉइडल पैटर्न मिल रही है, यदि इनमें से कुछ भी, इसके अलावा लास्ट मैंने आपको एक वेरिएबिलिटी अभी थोड़ी देर पहले आगे पढ़ाई थी कि वेरिएबिलिटी नॉर्मली कितनी होती है, 5 से 25। तो यदि आपको एब्सेंट वेरिएबिलिटी मिल रही है, क्या मिल रही है, एब्सेंट वेरिएबिलिटी, इनमें से कुछ भी मिल रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी की सीटीजी होगी, कैटेगरी नंबर 3 की सीटीजी होगी। ठीक है, कैटेगरी नंबर 3 की सीटीजी में मैनेजमेंट क्या होगा, आपको पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है, उस पेशेंट का ऑक्सीटोसिन आपको स्टॉप कर देना है, पेशेंट का ऑक्सीजन चालू कर दो, और पेशेंट का फटाफट क्या कर दो, सिजेरियन सेक्शन करो। ठीक है, अब आपको एक नोट डाल के एक चीज़ याद रखनी है, इतने सारे मैंने कंपोनेंट पढ़ाए, सीटीजी के 4 कंपोनेंट पढ़ाए, बेसलाइन हार्ट बीट, वेरिएबिलिटी, डिसलरेशन और साइनोसॉइडल पैटर्न। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर या सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, वेरिएबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। Variability is the most important component of CTG। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज टेस्ट। एमनियोटिक फ्लूइड को लीकेज यदि हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि ये फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड है या फिर वजाइनल या सर्वाइकल सिक्रेशन है, तो कौन से टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है नाइट्रोजन स्ट्रिप टेस्ट। यदि नाइट्रोजन की स्ट्रिप येलो से किस में कन्वर्ट हो चुकी है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब कौन सा फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है। नेक्स्ट है फर्न टेस्ट। यदि
यदि यदि आपको फर्न पैटर्न अपीयर हो रही है, कौन सी पैटर्न अपीयर हो रही है, फर्न पैटर्न मिल रही है, यदि है तो यदि आपने जो भी सिक्रेशन ली उस सिक्रेशन को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उस माइक्रोस्कोप में कौन सी पैटर्न अपीयर हो रही है, फर्न पैटर्न अपीयर है, मतलब वो कौन सा फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। और ये फर्न पैटर्न क्यों आती है, ये आती है ड्यू टू सोडियम क्लोराइड जो जो एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं बायोफिजिकल स्कोर क्या होता है। देखो बायोफिजिकल स्कोर क्या है, सबसे पहले बायोफिजिकल स्कोर जो होता है वो आप 30 मिनट के लिए करते हैं। कितने मिनट के लिए किया जाता है, 30 मिनट के लिए किया जाता है और इसको यूएसजी के गाइडेंस के अंदर किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। कैसा टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नेक्स्ट, इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, इसके अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं और मतलब 5 पैरामीटर है। आप ऐसा मान लो इसके अंदर कितने पैरामीटर होते हैं, 5 पैरामीटर है। हर पैरामीटर को 2 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए इस टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 10। देखो हर पैरामीटर को या तो 2 नंबर मिलेंगे या 0 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, या तो 2 नंबर मिलेंगे या फिर 0 मिलेंगे, एक नहीं मिलता। तो या डायरेक्ट स्कोर क्या होगा, या तो 10 होगा या फिर मिनिमम स्कोर आपका कितना जाएगा, 0 जाएगा। ठीक है। अब देखो 5 पैरामीटर कौन से, तो 5 पैरामीटर के लिए जो मिनोमिक याद रखना है बेटा, वो रखना है बी मैट। क्या याद रखना है, बी मैट। बी मतलब ब्रीदिंग मूवमेंट, एम मतलब बॉडी मूवमेंट, ए मतलब एएफआई। एएफआई में भी क्या याद रखना है, एसटीपी। टी मतलब फीटल टोन और टी मतलब टेस्ट, कौन सा टेस्ट, एनएसटी। ठीक है। अब देखो कैसे पैरामीटर को कैसे चेक करना है, यदि बच्चे के अंदर एक या एक से ज्यादा बार ब्रीदिंग मूवमेंट मिलता है, कितने, देखो कितने टाइम के लिए हम चेक करते हैं, बायोफिजिकल स्कोर चेक करते हैं आधे घंटे में। तो यदि बच्चे के अंदर आधे घंटे के अंदर एक से ज़्यादा बार ब्रीदिंग मूवमेंट दिखता है, इसका मतलब उसको पूरे नंबर देने, कितने नंबर देंगे, 2। यदि बच्चे के अंदर ग्रॉस बॉडी मूवमेंट आधे घंटे में 3 या 3 से ज़्यादा बार होता है, तो भी हम कितने नंबर देंगे, 2। ठीक है। यदि बच्चे का एसडीपी 2 से लेकर 8 सेंटीमीटर है, तो आंसर कितने नंबर देने हैं आपको, 2। यदि बच्चे का टोन यदि एक या एक से ज़्यादा बार आधे घंटे के अंदर चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर भी कितने नंबर देंगे आप, 2। और यदि एनएसटी आपकी रिएक्टिव आ रही है, नॉर्मल आ रही है, तो भी हम कितने नंबर देंगे, 2। ठीक है। अब देखो टोटल स्कोर कितना हो सकता है, देखो यदि 10 और 8 स्कोर है, इसका मतलब नॉर्मल है। कैसा है बेटा, नॉर्मल है। यदि 6 स्कोर है, कितना स्कोर है, 6 है, स्कोर 6 है अपने, बट एएफआई नॉर्मल आया, क्या है, एएफआई नॉर्मल है, तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से रिपीट करना इन 24 आवर्स। क्या करना है, रिपीट करना इन द 24 आवर्स। यदि 8 नंबर और 6 नंबर आए पर एएफआई एबनॉर्मल है, जो मेन होना चाहिए बात, यदि एबनॉर्मल एएफआई है, तो इसका मतलब उस बच्चे की डिलीवरी आपको 36 वीक या उसके बाद में करवा देनी है। यदि 2 4 0 नंबर आते हैं, तो ऐसा नंबर एबनॉर्मल है। ये क्या बताता है कि बच्चे में क्या हो चुका है, फीटल एसिडेमिया। क्या हो चुका है बेटा, फीटल एसिडेमिया। बच्चे के अंदर सीवियर डिस्ट्रेस है, इसीलिए उस बच्चे में क्या हो चुका है, फीटल एसिडेमिया। अब देखो बात करते हैं, यदि आपसे ये पूछा जाए, कुछ गोल्डन पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इन सब जितने पैरामीटर में सबसे सेंसिटिव पैरामीटर कौन सा है, जो क्रॉनिक हाइपोक्सिया को बताता है। किसको बताता है, क्रॉनिक हाइपोक्सिया। मतलब बच्चा लॉन्ग टाइम तक ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो वो कौन सा पैरामीटर चेंज होगा, एमनियोटिक फ्लूइड चेंज होगा। ठीक है। कौन सा पैरामीटर सबसे पहले चेंज होता है यदि बच्चे में एक्यूट हाइपोक्सिया है, एनएसटी सबसे पहले चेंज होता है। और सबसे लास्ट में कौन सा पैरामीटर चेंज होता है हाइपोक्सिया की वजह से, टोन चेंज होता है। ठीक है। पहला कौन सा चेंज होता है, एनएसटी, लास्ट में कौन सा चेंज होता है, टोन। और क्रॉनिक स्टेटस को कौन दिखाता है, एमनियोटिक फ्लूइड दिखाता है। ठीक है। तो देखो बायोफिजिकल स्कोर जो है ना, वो बेटा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, वो कैसा है, डायग्नोस्टिक है। अब एक नया स्कोर निकाला है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड किया है, उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड बायोफिजिकल स्कोर। इसमें 2 पैरामीटर है, कौन कौन से पैरामीटर है, एएफआई और दूसरा एनएसटी। और ये बेटा है ना, ये डायग्नोस्टिक नहीं है, ये कैसा टेस्ट है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये बेटा कैसा टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो देखो बेटा आपको अप्रोच कैसे करनी है प्रेगनेंसी के अंदर, देखो सबसे पहले आपको पेशेंट को बोलना है कि आपको रोज बच्चे के मूवमेंट काउंट करने, क्या काउंट करने, मूवमेंट। मदर को ऐसे बोलना है, समझा के भेजना है कि आपको हर रोज दिन में बच्चे के क्या काउंट करने, मूवमेंट काउंट करने। यदि आपको मूवमेंट के अंदर एबनॉर्मलिटी मिलती है या फिर मूवमेंट नहीं मिलते, मूवमेंट कम मिलते हैं या मूवमेंट एब्सेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको आपको उसी टाइम हॉस्पिटल आना है। हॉस्पिटल में आप कौन सा टेस्ट करोगे, एनएसटी करोगे। या तो आप एनएसटी करोगे या फिर आपके पास दूसरा स्कोप होता है, बायोफिजिकल स्कोर करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, बायोफिजिकल स्कोर, पर कौन सा वाला, मॉडिफाइड वाला। कौन सा करेंगे, मॉडिफाइड बायोफिजिकल स्कोर। इन दोनों में बेटर ऑप्शन क्या है, ये बेस्ट है।
ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि इसमें दोनों चीज़ आ जाएगी, एनएसटी भी आएगा और एएफआई भी आ जाएगा। अब देखो यदि एनएसटी या बायोफिजिकल स्कोर दोनों में से किसी में भी प्रॉब्लम आती है, दोनों में किसी में भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, बायोफिजिकल प्रोफाइल या बायोफिजिकल स्कोर, क्योंकि ये कैसा टेस्ट होता है बेटा, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ठीक है, ये कैसा टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। इसके अलावा इन सब के अंदर यदि आपको कुछ भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना हो तो प्लीज़ आप है ना कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हो। बाकी का नेक्स्ट एबनॉर्मल ऑब्स्टेटिक्स का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में अपलोड करवा दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस।